हूँ। मुझे बहुत स्नेह, बहुत दुलार, बहुत मोहब्बत मिली एडवांटेज से। कुछ एक बात जो आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगी, ये जो खूबसूरत सी नशिस्त यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो सजी है, ये जो खूबसूरत सा आयोजन यहाँ पर आज हो रहा है, इसके पीछे एडवांटेज के तमाम मेंबरान का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और साथ ही साथ दो ऐसे नाम, जनाब ए हई साहब, जिनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ होता आ रहा है। एडवांटेज कई वर्षों से लगातार ये कोशिश करता आ रहा है। और जनाब खुर्शीद अहमद साहब, मैंने इनके जैसा जुझारू मैंने शायद ही किसी को देखा होगा। अभी आपने देखा होगा अपनी हैंकी निकालकर अपने रुमाल से वो एडवांटेज ये रूबरू की टेबल को वो साफ कर रहे थे। और जनाब हई साहब ने अभी बहुत खूबसूरत बात कही कि रूबरू की आबरू हैं आप। तो मैं चाहूँगी इनके सम्मान में एक बार हम जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे पता है आप सभी मुंतज़िर हैं, प्रतीक्षारत हैं, आतुर हैं आलोक जी को सुनने के लिए। दिल्ली से, मुंबई से ये हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं। हम इनका इस्तकबाल करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। गंगा के पावन तट पर बसे इस पाटलिपुत्र शहर में, ये शहर जो गंगा जमनी तहजीब का शुरू से ही सदियों से परिचायक रहा है। ये धरती राष्ट्रकवि दिनकर की धरा है, नागार्जुन की धरती है। अगर मैं बात करूं उर्दू अदब का एक रोशन नाम कली माजिद साहब, तुम कत्ल करो हो कि करमात करो हो, उनकी ये रचना हम सब की ज़ुबान पर बैठी हुई है। ये उनकी धरा है, ये उनकी धरती है, फणीश्वरनाथ वेणु की धरती है। और मैं बात करूं अगर कबीर की, तो ये बिहार की जो धरती है ये कबीर पंथी से भी अछूती नहीं रही है। और इस धरा पर आपका हम तहे दिल से पूरे पटना वासियों के तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम, दिल इस्तकबाल करते हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां। तो वैसे बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, जिनसे मैं बहुत मुतासिर हुई, अक्सर पढ़ती हूँ, मेरे लिए गुरु समान है। और इनकी अगर इजाज़त हो तो मैं चाहूँगी आपका एक शेर, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। और हमारे बीच आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर बातचीत के लिए हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं श्री आलोक श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत। तो चलिए हिंदी के हवाले से ही आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि हिंदी दिवस पर हम बात कर रहे हैं, तो आज के आधुनिक समय में बतौर लेखक, बतौर पत्रकार आप हिंदी को कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं? बहुत शुक्रिया पटना लिट फेस्ट का, हई भाई का, मैं भाई कहूँगा क्योंकि आप मेरे बड़े भाई, और एक बहुत ही तलफ़ुज़ और उर्दू के सही उच्चारण को पसंद करने वाली एक शख्सियत, शकील साहब मेरे बगल में आकर बैठ गए थे तो मैं डर गया था कि आज मेरा सख्त इम्तिहान है। पिछली 3 दहाई से हिंदी उर्दू के स्टेज पर हूँ। बहरहाल तो ऐसी कोई गुस्ताखी मुझसे न हो, उसके लिए आप ही की दुआओं का तालिब हूँ। हई साहब, खुर्शीद भाई, फ़रत आपा कहीं दिख नहीं रही हैं जी, भाईजान, हिंदुस्तान जो है वो किस तरह का खूबसूरत है, इसका अंदाज़ा इस ऑडिटोरियम से ही लग सकता है कि गज़ल का एक जो छात्र है वो आलोक श्रीवास्तव है, और हिंदी के जो परस्तार हैं वो हई साहब और खुर्शीद भाई हैं। मैं पूरी तरह से इस पाटलिपुत्र में पूरी जिम्मेदारी से ये कहूँगा कि मेरा रिश्ता तो आपसे दूसरी तरह से भी ऐसा है कि जैसे लड़की वाले लड़के वालों के घर आए हों। विदिशा से मैं हूँ जहाँ सम्राट अशोक की ससुराल थी, तो आप तो मेरे लिए लड़के वाले हैं। क्या बात। तो मैं चाहता हूँ कि लड़की वाला जब लड़के वालों के घर आए तो जो इस्तकबाल हम करते हैं वो एक बार आप भी कर दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। दिनकर और रेणु जी से लेकर शाद अजीमाबादी तक एक रोशन फहरिस्त है पटना की, और अजीमाबाद जिसके नाम में ही अजीम जुड़ा हुआ है, तो ऐसे शहर में आना, और ख़ास तौर से खुर्शीद भाई जिनसे बहुत वक्फे से मैं, शायद जावेद अख्तर साहब और हम
अमेरिका जा रहे थे कोई 1 बरस पहले, तब दावत का पहला पीला चावल मुझे एयरपोर्ट पर मिला था कि बेटा तुमको आना है। तो मैंने कहा बिल्कुल, आपने बच्चे बोला है मुझे, तो मुझे आना ही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पटना लिट फेस्ट का। तमाम लोग, शहर, हमारे भोपाल में एक कहावत है कि अगर आप एक पत्थर उठाइए तो 4 उर्दूदां वहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ थोड़े पैर काँप रहे हैं क्योंकि ये कहावत यहाँ के लिए 8 में होती है। तो हिंदी और अदब का ये गहवारा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं रूबरू 3 का हिस्सा बन सकूँ। प्रेरणा जी के सवाल का जवाब दूँ उससे पहले मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। कोविड का दौर था, उस वक्त हम लोग सब कैद थे अपने अपने घरों में। हमने अपने अपने घरों को ही शीश महल और ताजमहल समझ लिया था और उनमें हम बैठे हुए थे। अचानक मैंने देखा कि ऑनलाइन एक मुशायरा आ रहा है जो मिडिल ईस्ट से है। मिडिल ईस्ट में बहुत जाता रहता हूँ, यहाँ से सीधा जा रहा हूँ, तो मेरा ध्यान गया कि ये भाई कौन सा मुशायरा है, देखा जाए। तो जो नाज़िम मुशायरा थे शकील भाई, उन्होंने बड़ा तारुफ कराया एक शख्सियत का कि अब हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत आ रही हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, जो बहुत अच्छी टीवी की एंकर हैं और बहुत अच्छा कहती हैं, लहजा बहुत अच्छा है, गुफ्तगू बड़ी शीरीनी है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई जिसकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है उसकी इतनी तारीफ़ क्यों हो रही है। तो मैंने गौर से देखा तो एक शायरा जो है उसमें ऑनलाइन प्रकट हुई और उन्होंने अपने शेर पढ़े कि मैंने सीखा नहीं है डर जाना, हार कर हौसला बिखर जाना, हादिसों ने सिखा दिया मुझको, जिस तरफ खौफ हो उधर जाना। वो आज मेरे साथ बैठी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतनी मोहब्बत के लिए मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। इसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी। ये अब आपके सवाल का जवाब। आपका सवाल था हिंदी जी। देखिए प्रेरणा जी, हिंदी का मुस्तकबिल और ज़बानों का मुस्तकबिल, जैसे मैंने बोला आपसे अभी, वो तब तक बहुत रोशन, कायम और दायम रहेगा जब तक खुर्शीद भाई जैसे लोग, हई साहब जैसे लोग हिंदुस्तान में हैं और अदब और तहज़ीब और ज़बान के लिए काम कर रहे हैं। एक बात। अब होता है एक नज़रिया ये होता है कि गिलास आधा भरा हुआ है और गिलास आधा खाली है। तो अगर हम आज के परिदृश्य में बात करें, आज के मौजूदा दौर में बात करें, तो 94% से ज़्यादा लोग इस वक्त इंटरनेट पर हिंदी में सर्च कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी रफ्तार से हिंदी जो है वो आगे बढ़ रही है। इस मुल्क में रहने वाले 75% लोगों के साथ पूरी दुनिया में गालिबन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते बतियाते हैं। तो ऐसी ज़बान जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन जिसका विस्तार हो रहा है, जो इंटरनेट पर में हम कहते हैं किताबें नहीं छपती, पर ऐसा है नहीं। किताबें छपती ना होती तो वो एक जो छोटी सी किताब जिसका रस्म इजरा आज हुआ है, उस किताब के 6-7 संस्करण ना आते। मेरे जैसे गुमनाम लिखने वाले की किताब को 5 अगर संस्करण, 6 अगर संस्करण आ जाते हैं हिंदी में, तो वो हमारी हिंदी के लिए, हमारी ज़बान के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। तो मेरा ये मानना थोड़ा सा कम है कि हिंदी या हमारी ज़बानें, उर्दू के साथ थोड़े से चैलेंजेस हैं जो उर्दू फेस कर रही है, पर इधर जो लोग आए हैं उर्दू में भी जो काम हो रहा है जिस तरह से, वो काम ऐसा हो रहा है कि अब एक मुस्तकबिल उसका भी भविष्य दिखने लगा है कि वो इंटरनेट पर बहुत अच्छी उसकी डिक्शनरीज आ रही हैं। कुछ तंजीम ऐसी हैं जिनका नाम लेना आप सब उनको जानते हैं, वो सब काम कर रहे हैं। तो हिंदी उर्दू के लिए एक बड़ा काम मेरे ख्याल से हो रहा है और वो अच्छा है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि काम हो रहा है, अच्छा है। लेकिन एक और बात जानना चाहूँ, किसी भी भाषा की अदब की बात करते हैं तो हमारा ध्यान आकृष्ट होता है पत्र पत्रिकाओं की ओर।
पत्र पत्रिकाओं का जो कलेवर है उसमें भी काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। अब वो मात्र पठनीय ही नहीं रहे, दर्शनीय भी हो गए हैं। और लेकिन बावजूद उसके क्या बात है कि पठनीयता प्रभावित हो रही है? नहीं, मैंने जैसा आपसे पहले कहा, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है। जी। किताबें कम छप रही हैं, उसकी वजह यह नहीं है कि पढ़ने वाले कम हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ई बुक्स आ गई हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे ढेरों ऐसे ऐप आ गए हैं जहां आप पूरे पूरे अफसाने पढ़ सकते हैं, पूरी पूरी कहानियां, उपन्यास पढ़ सकते हैं। तो अब क्या हो गया है, दुनिया जो है वो पहले आपके 2 हाथों में होती थी, अब आपकी छोटी सी हथेली में सिमट गई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप पहले किताब खोल कर पढ़ते थे, अब आप मोबाइल ऑन करके पढ़ते हैं। तो पढ़ने हमारी मुश्किल क्या है? हमारी मुश्किल यह है कि पढ़ने वाले कम ना हो। पढ़े लिखे लोग होंगे तो मुआशरा जो है वो रोशन होगा, उसका जहन रोशन होगा। चले, बहुत हमारी सबसे अच्छी बात यह है, और मैंने तो कल किसी मीडिया वाले से बात हो रही थी तो मैंने ये कहा कि हमारे बिहार में तो हम लोग जब भी किसी आईएएस की तख्ती देखते हैं दिल्ली में, शकील भाई, तो हम सोचते हैं ज़रूर बिहार का होगा ये। तो ये तो बिहार में। अच्छा, दूसरी बात, सबसे ज़्यादा पायरेटेड किताबें आप लोग पढ़ते हैं। आपको पढ़ने का इतना शौक़ है कि अगर कोई किताब नहीं मिल रही है तो उसकी फ़ोटो स्टेट करा लेंगे उसका। देखिए, जो भुक्तभोगी हैं वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनकी किताबें पायरेटेड हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिहार के पढ़ने की और दुनिया को पढ़ाने की, हम अभी कैलिफोर्निया गए थे तो मैं देख रहा था कि कहते थे, एक ज़माने में कहते थे कि साहब जो हमारी इंडिया में जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ टेक्नोलॉजी, वो बेंगलोर है या साउथ है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे अपने दोस्त नौजवान देखे जो फेसबुक में हैं या जो यूट्यूब पर हैं या ट्विटर पर काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे जो टेक्नीशियन हैं, जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो बिहार से हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने लिए जोरदार इस्तकबाल की तालियां बजा दें। क्या बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे लगता है कि जो वर्जना हमारे अंदर टूटी है बहुत सारी सॉरी, हिंदी को बोलने बरतने की। जैसे मुझे तो बड़ा लुत्फ़ आता है हिंदी को बोलने में, और कोई मेरे सामने अंग्रेज़ी भी बोलता है, बाहर के मुल्क में भी हम जाते हैं तो इंग्लैंड या अमेरिका या जहाँ अंग्रेज़ी का वर्चस्व है, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ, क्योंकि 2-2 महीने रहते हैं हम लोग, तो वहाँ ये हो रहा है। वहाँ के लिए ज़रूर ये बात एक रेखांकित करने वाली है कि यहाँ से जो लोग गए हैं है भाई, कि जो वहाँ जाके उर्दू या हिंदी की जो खिदमत कर रहे हैं, जो हमारी ज़बान के फ़रोग़ में काम कर रहे हैं, तो अब दिक्कत ये है कि हम लोग तो आप लोगों के की रोशनी में रहे तो हमारी ज़बान तो साफ़ हो गई, हमें तो शकील भाई नहीं टोकने वाले, ठीक है। लेकिन वहाँ जो सेकंड जनरेशन्स आ रही हैं उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो तो इंटरनेट पे भी हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमारे लिए, हम जैसे हमारी वर्जना टूटी है, और आपके यहाँ से तो हम लोग बड़े बड़े जो शहरों में रहते हैं, हम तो मेरे ख़्याल से यहाँ खान सर के बहुत सारे फैंस बैठे होंगे। उन्होंने तो पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया पिछले उसमें कोविड में, कि जिस तरह से उन्होंने सिखाया हिंदी में यूपीएससी और पीएससी के स्टूडेंट्स को, तो वो तो बहुत काबिल तारीफ़ मामला है कि हिंदी की जो बोलने की वर्जना है, जो एक संकोच होता था पहले हमें हिंदी उर्दू बोलने में, हम तो बड़े लुत्फ़ के साथ आज भी बोलते हैं, तो हमें कोई संकोच उसमें है नहीं। चले, अब आपके हवाले से हिंदी पर आते हैं। मैं आपकी पुस्तक आफरीन पढ़ रही थी और उसमें मैंने ये देखा कि आमीन पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा कि हिंदी के शीर्ष आलोचकों में से एक नाम श्री नामवर सिंह, उन्होंने आपको दुष्यंत की परंपरा का आलोक कहा। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। मैं ये सर्वप्रथम आपसे यही जानना चाहूँगी शुरुआत में कि इस परंपरा का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, क्या बताना चाहेंगे? मेरे वालिदैन को उर्दू आती थी, वो भोपाल से थे, और मेरी माँ प्रशासनिक अधिकारी थी, रस्मुल ख़त जानती थी। मेरे वालिद को आती थी, वो डायरेक्टर थे एग्रीकल्चर के। और मेरे घर में ज़बान, मतलब हमारे घर में जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो जूता ढीला करके बैठते थे कि करीब बोलना है, करीब नहीं बोलना है। तो मेरा एक शेर भी है कि बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है।
बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। क्या बात है, क्या बात है वो। लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है और जी अब ऐसा कम होता है। लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है और ये शेर मेरे तारुफ का है शकील साहब। अब मैं आपसे मुखातिब रहूंगा क्योंकि अगर इधर उधर हुआ तो मुझे मालूम है कि आप ढीला जूता पहने हुए हैं। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हम कायस्थों को भी थोड़ी उर्दू आती है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। तो ये तहजीब वहाँ से आई और हिंदी भाई जो थे बड़े, वो जिनका 2 बरस पहले इंतकाल हो गया कोविड के दौरान, वो हिंदी के बहुत सशक्त गीतकार थे। सहर तखल्लुस था उनका, आनंद सहर के नाम से वो गीत लिखते थे। तो उस वजह से हिंदी का माहौल था। और एक फैमिली जो चौधरी मुनव्वर सलीम और चौधरी निसार मालवी साहब, ये एक फैमिली जैसे एक कंपोजिट कल्चर पटना में मैं देखता हूँ, ऐसा ही एक कंपोजिट कल्चर मेरे शहर अपने विदिशा में भी है। और हम लोगों का एक राखी डोरा, पिछले करीब 4 दहाई से मैं उनकी बेटियों से राखी बंधाता हूँ, मेरे घर की बच्चियाँ उनके भाइयों को राखी बांधती हैं। तो वो जो था, तो मैं कब जब 10-12 बरस का हुआ तो मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि मेरे 3 भाई तो सब सिंपल रहते हैं, ये चौथे जो है कुर्ते पायजामे में आते हैं और जाली वाली टोपी लगाए रहते हैं। तो उन्होंने बोला ये तुम्हारे चौथे भाई हैं। तो उस तहजीब में मैं पला बड़ा, तो उस वजह से जो ज़बान का थोड़ा बहुत, तो इस वजह से मेरे घर में या मेरे अपने आचरण में हिंदी और उर्दू और हिंदुस्तानी जिसको मैं कहता हूँ वो ज़बान आई। जी लगभग 3 दशक की आपकी यात्रा रही है, ये अदबी यात्रा रही है। ज़ाहिर तौर पर इस यात्रा में कई किस्से होंगे, उनमें से कोई 3 किस्सा अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो वो क्या होगा? 3 किस्से जी। पहला तो अब्बा की मार तो पहली बार पड़ी थी और वो यूं हुआ था कि शहर में नशिस्त होती थी, तो हमको शौक़ लग गया था मेहदी हसन साहब और जगजीत जी, पंकज दास साहब, फरीदा खानम साहिबा, तो इनकी गज़लें हम दोपहर में जब बच्चे मस्ती करते रहते थे तो हम सुनते थे। वो दौर आपको याद होगा, वो मिड 80s का दौर था। तो जब टेप रिकॉर्डर आया करता था और वो जब फंस जाता था समीर भाई, तो हम उसको ऐसे ऐसे करके ठोक के उल्टा सीधा करके बजाते थे। तो वो उस दौर में हम पले बड़े, तो हमें वहाँ से उर्दू का जायका लग गया। उसको मैं अफीम भी कहता हूँ, जो थोड़ी सी चखने के बाद बार बार चखनी होती है। तो नशिश होती थी तो उसमें चले गए। अब चूंकि माँ जो थी वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में थी, पापा भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और एक कायस्थ बैकग्राउंड में होता है कि आप पहले पढ़ लिख लो, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, शायरी करनी है, लेखक करना है, वो सब बात की बात है। तो हम जब घर लौटे तो बाकायदा जो है पानी के पाइप से बहुत सारे लोग पिटे होंगे अपने अपने, हमने उस पर शेर भी कहा है। तो पानी के पाइप से हम लाल पीले किए गए। तो रोते हुए माँ के पास पहुँचे और हमने उनसे कहा कि देखिए ये हमको आज बहुत मारा है इन्होंने, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं राइटर ही बनूँगा, लेखक ही बनूँगा और कुछ नहीं बनूँगा। क्या बात है। तो मेरी अब ताली आपकी दूसरी बात में मेरी जो माँ ने जवाब दिया, मेरी माँ उर्दू बहुत अच्छा जानती थी, तो उन्होंने एक मुख्तसर सा जवाब दिया, आमीन, जो मेरी पहली किताब का नाम। तो ये तो पहला किस्सा। दूसरा किस्सा ये था कि दूसरा इल्मी है, इल्म से जुड़ा हुआ है। वो ये था कि गज़ल की किताब तैयार हो रही थी। मैं जर्नलिज़म में था, भास्कर से मेरी शुरुआत हुई थी। तो मैं जब दिल्ली आया 2004 में, रजत शर्मा जी ने अपने पास बुला लिया, आपकी अदालत वगैरह इस सब को मैं देखता था। तो 2004 में जब मैं आया तो मेरी किताब तैयार होने लगी। तो किसी ने मुझसे कहा कि देखो तुम हिंदी बैकग्राउंड से आते हो, दुष्यंत की परंपरा के शायर कहे जाते हो, तब तक ये सब हो चुका था मैगज़ीन्स में, उर्दू के रसाइल में, हिंदी की पत्रिकाओं में गज़लें छपने लगी थीं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कहते हैं ना कि भाई आलोक की गज़ल, ये होने लगा था।
तो किताब आ रही थी राजकमल प्रकाशन से, तो किसी ने कहा कि देखो कमलेश्वर जी ने हिंदी गज़ल को बड़ा प्रमोट किया है, तुम हिंदी बैकग्राउंड से आते हो तो तुम उनसे बात करो। तो मैंने उन्हें फ़ोन लगाया और मैंने कहा मैं आलोक श्रीवास्तव हूँ और मैं गज़लें कहता हूँ। तो कहले नहीं, तुम्हें नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, काम बोलो। तो मैंने कहा मेरी गज़लों की किताब आ रही है, पहली आमीन, और राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हो रही है। गुलजार साहब ने उसका पेश लफ्ज़ लिख दिया है। मैं चाहता हूँ कि एक आप लिख दें, उर्दू के हवाले से गुलजार साहब का पेश लफ्ज़ है और हिंदी के हवाले से आप लिख दें, तो आप ब्लर लिख दें उसका। अब मुझे ये नहीं पता था कि जो फ्लैप होता है इसको लिखना किसी बड़े राइटर के लिए अपमान की बात होती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, इतने सफ़र के बाद मैं अब आपकी किताब का फ्लैप लिखूंगा, और कह के फ़ोन रख दिया। तो मैं बड़ा डिप्रेस हो गया। मेरे मेंटोर जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लेकर आए थे, हेमंत शर्मा जी, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा आज वाक़या हो गया। तो कह लगे गलती तो तुमने कर दी, इतने बड़े अफसाना निगार को, इतने बड़े उपन्यासकार को तुमने फ्लैप लिखने के लिए बोल दिया, तुम बोलते भूमिका लिखनी है। खैर, करीब 15 रोज़ बाद कमलेश्वर जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई आलोक, मैंने तुम्हारी गज़लें पढ़ी और मैं उस पर लिखने से रोक नहीं पाया खुद को, लिहाजा मैंने 3 पेज की उसकी भूमिका लिख दी है, तुम हो सके तो उसे भूमिका के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। तो ये एक वाक़या जो मुझे कभी नहीं भूलता। और तीसरा एक वाक़या जिनको हम भगवान जी भी कहते हैं बचपन से, जगजीत जी के साथ जिस उम्र में लोग फिल्म स्टार्स को देखने जाते थे, तो हम बिल्कुल जनरल क्लास में बैठ के आपा जगजीत जी से मिलने गए, और 2 लड़के थे ज़रा से 17-18 साल के। हमारा एक दोस्त था, तो डॉक्टर बशीर बद्र साहब हमारे उस्ताद, तो उन्होंने एक रोज़ खुश होकर कहा किसी गज़ल पर कि बताओ क्या दें तुमको। तो मैंने कहा एक रुक्का दे दीजिए, एक पर्ची दे दीजिए, जगजीत जी से गज़ल गवानी है अपनी। तो उन्होंने ख़त लिख के दिया, हम गए तो उस वक्त वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो हुआ करता था। जो लोग गज़लों में बड़ा शौक़ रखते हैं वो जानते हैं, वेस्टर्न आउटडोर एकमात्र बड़ा स्टूडियो हुआ करता था जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होती थी और जनरली जगजीत जी वहीं रिकॉर्ड करते थे। तो हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि साहब जगजीत जी तो नहीं है, वो तो मुल्क गए बाहर। ठीक है, तो एक रोज़ बैठे रहे, दूसरे रोज़ वो आया, कहले भाई तुम बैठे हुए हो, वो तो आएंगे नहीं 3-4 रोज़। मैंने कहा वो हफ्ते भर नहीं आए, पर मैं अब मिल के ही जाऊँगा। तो चौथे रोज़, अच्छा मेरे साथ जो मेरा दोस्त गया था वो दूसरे ही रोज़ भाग गया, उसमें पैशन नहीं था, वो भाग गया। तो चौथे रोज़ उनको दया आई मुझ पर, दमन सूद उनका नाम था, मैंने अपनी किताब में कहीं लिखा भी है। तो उनको दया आई तो उन्होंने जगजीत जी को फ़ोन किया कि लड़का आया है, डॉक्टर बशीर बद्र साहब का ख़त लाया है और गज़लें कहता है, तो आपसे मिलना चाहता है। तो बोले कि ठीक है बिठाओ। इस बीच मैं मुसलसल 4 रोज़ वेस्टर्न आउटडोर की सीढ़ियों पर बैठता था। सुबह रिलीजियसली चला जाता था और शाम तक बैठता था, वो नहीं आता, लौट जाता। तो वो 5वें रोज़ आए और आके मैंने उनके पाँव छुए। तो हाँ बोलो। तो मैंने कहा कि बस इतनी सी ख्वाहिश है कि आप कोई गज़ल गा दें मेरी। तो बोले कि ऐसे कैसे गा दें, रातों रात स्टार बना दें। पहले कुछ पढ़ो लिखो समझो, रस्मुल ख़त सीखो, डॉक्टर साहब से कुछ बहरे सीखो। लेकिन ये जो उनका संवाद था, ये जो उनकी बात थी, ये थोड़ा ही वक्त की थी। 93 में मैं पहली बार मिला था और 97 में उन्होंने मेरी गज़लें गाना शुरू कर दिया था। क्या बात है। तो आप अगर इजाज़त दें तो कुछ उस गज़ल के मैं शेर सुना दूँ। हाँ, क्योंकि समीर सर बैठे हुए हैं और आपके सामने कोई और बोलता रहे, मतलब ये कैसे हो सकता है। तो मंजिलें क्या हैं, ये आपके काम का शेर है, क्योंकि इसको हमारे पार्लियामेंट में भी पढ़ा गया। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। और ये शेर आप सबकी नज़र कि तुम हमारे करीब बैठे हो, तुम हमारे करीब बैठे हो,
अब दवा कैसी, अब दुआ क्या है। दुआ क्या है, वाह वाह, क्या तुम कहने। हमारे करीब बैठे हो, अब दवा कैसी, अब दुआ क्या है। जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, सब उसी का है, आपका क्या है। आपका क्या, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, सब उसी का है, आपका क्या है। चांदनी आज किस लिए नम है, चांदनी आज किस लिए नम है। चांद की आंख में चुभा क्या है। चुभा क्या, क्या कहने, क्या चांदनी काफिया। आज, बाय द वे ये शेर अच्छा था, आपकी दाद कमाई। चांदनी आज, शुक्रिया, किस लिए नम है, चांद की आंख में चुभा क्या है। एक छोटा सा वाकया वो नज्म सुनाने के लिए, एक दफ़ा उनका फ़ोन आया अमेरिका से हमको कि आलोक कश्मीर पर कुछ लिखना है। तो अब चूंकि वो मेरा जो सहाफ़ी दिमाग है वो भी दौड़ पड़ा। मैं कहा अच्छा वहाँ जो मसाइल चल रहे हैं उस पर लिखना है। कि ले नहीं, उस पर कुछ नहीं लिखना है, उसको टच भी नहीं करना है, कश्मीर की खूबसूरती पर लिखना है और इसको 9 तारीख को वहाँ परफॉर्म करना है। अब ये 4 दिसंबर को बात हो रही है, 9 दिसंबर को उन्हें परफॉर्म करना है। तो मैंने जो नज़्म कही और जो उन्होंने परफॉर्म की, और हमने फिर वहाँ जो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की, उनको वो प्रेजेंट भी की। उस नज़्म के कुछ मिसरे सुने। सत्यनारायण जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फीली चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर। क्या बात है। पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फीली चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर। क्या कहने। कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर, आहा, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यहाँ के बशर हैं फरिश्तों की मूरत, यहाँ की ज़बां है बड़ी खूबसूरत, आहा, यहाँ की फिजा में घुली है मोहब्बत, यहाँ की हवाएं मुअत्तर मुअत्तर, आहा, क्या बात है। कश्मीर धरती क्या पे खूबसूरत। जन्नत का मंजर। ये झीलों के सीनों से लिपटे शिकारे, ये झीलों के सीनों से लिपटे शिकारे, ये वादी में हंसते हुए फूल सारे, यकीनों से आगे हंसी ये नज़ारे, फरिश्ते उतर आए जैसे ज़मीं पर, क्या कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। क्या बात है। और जिस तरह के मुल्क का तसव्वुर आप और हम करते हैं और जिस तरह के मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, इसका बंद देखें कि सुखन सूफियाना हुनर का ख़जाना, सुखन सूफियाना हुनर का ख़जाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना। आहा, क्या बात है, बहुत सुखन सूफियाना हुनर का ख़जाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना, ये पीरों फ़कीरों का है आस्ताना, यहाँ मुस्कुराती है कुदरत भी आकर, क्या है बात है। कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर, बहुत है खूबसूरत। कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आपकी ये नज़्म, और मैंने कई दफ़े इसे सुना भी है। अभी अभी आप कमलेश्वर जी का जिक्र कर रहे थे, उनका जिक्र हुआ आपकी बातचीत के दरमियान, और कमलेश्वर जी जैसे बड़ी शख्सियत, साहित्यकार, बड़े और कमलेश्वर जी की मैं बात करूं, कन्हैया लाल जी की मैं बात करूं, नामवर सिंह का की मैं अगर बात करूं, उनका नाम लूं, इतने बड़े साहित्यकारों ने आपके लिए ये कहा कि आप हिंदी और उर्दू के बीच पुल बनाने का काम कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बात। देखिए, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ 2 तरह की ज़बानें हम कहते हैं। इस पटना का एक अच्छा वाक़या है, आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा। मुझे एक बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत ने बताया, तो मैं कोट कर रहा हूँ, कल हाई भाई को मैंने बताया भी था। एक उर्दू की महफ़िल हो रही थी और उस पर उर्दू के मुस्तक़बिल पर बातें हो रही थी, उसके भविष्य पर बातें हो रही थी। तो एक साहब बहुत देर से सुन रहे थे, वो पब्लिक में से उठे और बोले कि इस मुर्दा ज़बान को तो अब ख़त्म कर देना चाहिए। तो लोग हंसने लगे, जो अदीब लोग थे, कि उन्होंने जब ये बोला तो उसमें मुर्दा, ज़बान और ख़त्म तीनों उर्दू के लफ्ज़ थे जिसको वो ख़त्म करना चाहते थे। तो ज़बानें जो हैं, मुझे लगता है जो हिंदुस्तान में बोला जाता है, मैं, हो सकता है मुझसे बहुत सारे लोग इत्तेफाक न रखें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में जो बोली जाती है वो हिंदुस्तानी है, और जिसको 80 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हों, उससे मोहब्बत करना, हिंदी से मोहब्बत करना है, उर्दू से मोहब्बत करना है। और हम लोगों का जो पूरा का पूरा जो डिक्शन है,
यहाँ बहुत सारे सीनियर्स और बहुत अदीब बैठे हुए हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे। हमारा पूरा का पूरा डिक्शन ही हिंदी उर्दू का मिला हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 30 सेकंड मुझसे बात कीजिए, हम लोग सब चुप होकर सुनेंगे, तो और मैं कहूँ कि आप 30 सेकंड हिंदी में बोलिए मुझसे, तो आप 30 सेकंड में 3 से 10 से 12 से ज़्यादा लफ्ज़ उर्दू के बोलेंगी। बिल्कुल। और मैं आपसे कहूँ कि आप 30 सेकंड मुझसे उर्दू में बात कीजिए, तो आप न जाने कितने लफ्ज़ हिंदी के बोल देंगी, अंग्रेज़ी के बोल देंगी। तो ज़बान जो है, इसीलिए जो आप कह रही हैं और जो आप बता रही हैं, मैंने कोशिश की कि मैं उस ज़बान में बात करूं जो ज़बान हिंदी भी है, उर्दू भी है, लेकिन इन दोनों ज़बानों से सबसे ज़्यादा ऊपर वो हिंदुस्तानी है। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही। शुरुआत में आपने मेरे तारुफ में ये कहा कि आप एक मुशायरा सुन रहे थे और वहाँ आपने मुझे पढ़ते देखा। ऑनलाइन था वो? जी, वो ऑनलाइन था। लेकिन मैंने आपको ऑन ग्राउंड मुशायरा सुना है, देखा है। दुबई का एक मुशायरा हो रहा था जिसमें आप निज़ामत कर रहे थे और निज़ामत के दरमियान ही आपने अपने आप को ही बतौर शायर आपने ख़ुद को वहाँ पर पेश किया। ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा था, बहुत ही दिलचस्प वाक़या था। क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत वायरल हुआ था। हुआ ये था कि मेरे बड़े भाई, हमारे अहद के बड़े शायर अब्बास ताबिश साहब तशरीफ़ फरमा थे उसमें, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और तमाम मुल्कों के शौरा हज़रात थे। तो मैं निज़ामत कर रहा था और निज़ामत करते करते ये तय पाया गया था बैक स्टेज कि तुम मुझे इशारा कर देना तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अब्बास ताबिश साहब ने मुझे कहा। अच्छा, मैं उनको इशारा करता, उससे पहले ही वो किसी ज़रूरी काम से उठ गए। तो बड़ा संकट हो गया मेरे सामने। मैं निज़ामत कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे बाद जितने लोगों को पढ़ना है वो सब मेरे सीनियर्स, किसी को मैं आगे करके और ख़ुद को पीछे कर लूँ, वो तहज़ीब के ख़िलाफ़ आप इंटरनेशनल मुशायरा कंडक्ट कर रहे हैं। तो मैंने फिर कुछ जुगत लगाई। मैंने ये कहा कि अब आपका तारुफ़ मैं एक ऐसे शायर से कराने जा रहा हूँ जो पिछली 3 दहाई से गज़ल से मोहब्बत ही नहीं, उसकी इबादत करता है। क्या बात है। जिसे हिंदी दिल में बसाती है और उर्दू अपने पलकों पर बिठाती है, जिसे हिंदुस्तान के कई मशहूर और मारूफ गज़लकारों ने, गज़ल गायकों ने गाया है। तो मैं सदरे मुशायरा की जानिब से आलोक श्रीवास्तव को हुक्म देता हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। क्या बात है। तो ये क्लिप, क्या बात है, क्लिप बड़ी वायरल हुई थी और बड़े लोगों ने इसको शेयर किया था। पर ये जो आप वाक़या बता रही हैं, इस वाक़े से मुझे एक नज़्म याद आ रही है, और हम लोग गुफ्तगू ऐसे ही रखें कि मैं कुछ सुनाता भी रहूं, वरना तो बोरिंग हो जाएगा। इजाज़त है? एक बहुत ज़रूरी नज़्म। हमारी तहज़ीब के बड़े शायर हुए जिगर मुरादाबादी, उन्होंने फरमाया था कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या बात। आप एक बार ज़ोर से ताली बजाइए तो आपको नींद नहीं आएगी। बहुत ज़ोर से नॉइंग हुई आप। तो वो नज़्म, उसके शकील भाई, मैंने उसके साए साए एक नज़्म कहने की कोशिश की है, रिकॉर्ड हुई है अभी। वो कहा है कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला। हज़ भाई, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला, वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, क्या बात। वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला, वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, वाह, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, क्या कहने, क्या हवा में कहने, दीपक भी झिलमिलाए। क्या कहने, वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके, क्या कह, नगर शबाबों के फिर से महके, किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। क्या बात है, क्या। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके, किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके।
नज़्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कि मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मका नहीं है। मक्का नहीं, क्या कह रहे हैं? मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मका नहीं है, कदम का मीलो निशा नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मका नहीं है, कदम का मीलो निशा नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं पे पूजा अजान है ये, सदाकतों की जुबान है ये, वाह। खुला खुला आसमान है ये। सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये, तरक्कियों का समाज जागा के बालियों में अनाज जागा। क्या बात। तरक्कियों का समाज जागा के बालियों में अनाज जागा, कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। क्या कह- बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत ही बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। आलोक जी, दो ज़बानों की बात हो रही है, अगर दो धाराओं की बात करें और आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप का इतना लंबा अदबी सफ़र रहा है और आप गीतकार, गज़लकार भी आप हैं और साथ ही साथ आप पत्रकार भी हैं, और हाल ही में देश के 14वें राष्ट्रपति पर आपने एक फ़िल्म लिखी, फिल्म बनाई, और तो लेखन का जो पैशन है और ये जो पेशा है और आपका जो अदबी सफ़र है, आप इन दोनों को आप कैसे, पत्रकारिता का जो आपका पैशन है, बहुत कैसे तालमेल कल बिठाते हैं? चंदन भाई से भी बात हो रही थी हिंदुस्तान के लिए, और मैं ये कह रहा था बहुत खूबसूरत बात यह है कि अगर आप पढ़ाते हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, आप अध्यापन का काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, आप सहाफ़त में हैं और या आप शायरी कर रहे हैं, आप राइटर हैं, बहुत मुख्तसर सा जवाब है। इन सब चीज़ों का जो डीएनए है वो आपके मुआशरे के लिए आपके सरोकार हैं। आप एक अच्छे राइटर तभी हो सकते हैं जब आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हैं, आपके अंदर एक बेदारी है अपने वक्त के लिए, अपने समय के लिए, अपने समाज के लिए। आप एक अच्छे सहाफ़ी भी तभी हो सकते हैं जब आपका सरोकार जो है वो जागरूक है, आप समझते हैं कि ये सही है, ये नहीं है। अब जो जर्नलिज़्म हो रहा है, मुझे माफ़ करें, अब वो जो जर्नलिज़्म हो रहा है वो या तो राइट की तरफ झुक गया है उसका कमर, या लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ है, तो जो एक बायसनेस है वो आ गई है। लेकिन अब मैं जो ये मानता हूँ कि दुष्यंत ने कहा भी था कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। क्या तो हम भी बेकरार हैं कि बहुत अच्छी है वो, कहाँ वो मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। चलिए आपने कहा है तो मैं वो कुछ शेर उसके सुनाता हूँ। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से कहीं और उम्र भर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। दुष्यंत का इस्तकबाल पटना में ऐसे नहीं होना चाहिए, ज़ोर से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जाने माने आप टीवी पत्रकार हैं, सईद अंसारी साहब, उन्होंने आपको गीत लिखने वाला पत्रकार के हवाले से आपको ट्रेंड सेटर भी कहा है। आपके साथ उनकी मैंने गुफ्तगू भी देखी है। चले अब आपसे कुछ सुन लेते हैं। अच्छा, इतनी देर से मैं क्या सुना रहा था? ये बहुत मुख्तसर सुना रहे थे, अब इनसे कुछ तवील सुन लेते हैं। आपकी कुछ गज़लें, नज़्म, ख़ास तौर से शुरुआत में मैंने कबीर का जिक्र किया, और हमारा बिहार जो है अछूता नहीं रहा है कबीर पंथी से। बिहार के कुछ ऐसे प्रांत हैं, मुजफ्फरपुर, सारण में बात करूँ, उनके जो शिष्य रहे हैं, उसका वहाँ पे अभी भी प्रभाव है, और बिहार के कबीर का प्रभाव तो यूँ तो पूरे मुल्क में है, आपके मालवा में भी उसका प्रभाव रहा है। जी हाँ, मैं आपसे ये तो कबीर पे आपकी एक बहुत खूबसूरत सी गज़ल भी है, अगर आप वो सुनाएं हमारे लिए, हम पटना वालों के लिए, तो इससे खूबसूरत बात क्या होगी? शुक्रगुजार होना चाहिए। जागूदास जो उनके शिष्य थे, जिन्होंने मुजफ्फरपुर में कबीर मठ बनाया। कबीर दरअसल घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, और सारण में जो आपने जिक्र किया, भागोदास जी ने वहाँ पर कबीर पंथ और कबीर मठ बनाया। मैंने ये खराज अक़ीदत पेश किया था
अपने क्लासिक्स जो हैं हमारे, जहाँ से गज़ल शुरू हुई, तो आपने कबीर का अगर हुक्म दिया है तो मैं उनसे पहले आपको लेकर चलता हूँ हज़रत अमीर खुसरो के पास। 13वीं शताब्दी हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया था कि ज़िहाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ के ताब हिजरा न दार में जा न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ। तो इसमें एक मिसरा आता है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये एक मिसरा हज़रत अमीर खुसरो का है और उसमें कुछ शेर कहने की मैंने कोशिश की है। अगर कोशिश कामयाब हुई, बहुत शुक्रिया। तो यूं कहा है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। क्या बात है, क्या बात है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो आँखियाँ। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नजर से बतिया। क्या कहने, क्या कहने। दिलों की बातें, बहुत शुक्रिया। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नजर से बतियाँ। और ये शेर देखें, ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। क्या बात है। आपका आशीर्वाद मिल गया तो कविता सफल हो गई। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। और मीरा का दर्शन, शकील भाई, और ये 2 शेर मैं कैसे मानूं, उन्हीं की आंखें उन्हीं का जादू, उन्हीं की आंखें उन्हीं का जादू, उन्हीं की हस्ती उन्हीं की खुशबू। उन्हीं की आंखें उन्हीं का जादू, उन्हीं की हस्ती उन्हीं की खुशबू। किसी भी धुन में रमाऊं जियरा, किसी दरस में पिरोलूं अखियां। क्या बात है, क्या किसी भी धुन में रमाऊं जियरा, किसी दरस में पिरोलूं अखियां। और शेर आखिर है कि मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जी, अब लग रहा है कोई मुशायरा सुन रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी, जी मैं पढ़ रहा हूँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो आँखियाँ। दिलों की बातें दिलों के अंदर ज़रा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें ज़ुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नज़र से बतियाँ। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आँखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियाँ। सखी पिया को। जब ये गज़ल हो गई और ये गज़ल बड़ी कामयाब हो गई, फिल्म में भी आ गई थी, तो लगा कि कबीर को भी खराज अक़ीदत पेश की जानी चाहिए। तो हम कभी कभी सोचते थे, हम जब यंग लाइफ में, कि ये कबीर, खुसरो और ये तमाम हमारे जो मीर, गालिब, ये अपनी जवानी के दौर में कैसे रहे होंगे, क्या रहे होंगे। तो कबीर ने फरमाया था कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तो मैंने थोड़ी सी उनसे इजाज़त लेके शरारत की। मैंने सोचा कि अगर कबीर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे होते तो क्या कहते। तो मैंने मतलब फिर उस तरह से बनाया कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। आपा सुनिए, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। गुजारी क्या, क्या कह रहे हैं। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। और ये शेर के धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना।
धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। क्या बात है, क्या बात। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। और ये शेर के उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। आहा, क्या कहने, क्या कहने, क्या बात मुई है। तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। और ये गज़ल कहते हुए अपने मरहूम वालिद याद आए तो एक शेर ऐसा हुआ, सुने कि मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। अना ये ख़ानदानी है, आहा, उतर जाए खुमारी क्या। क्या कहने, बहुत अना ये ख़ानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। और तमाम लिखने वालों की जानिब से ये शेर उनके हवाले से कि हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या, उधारी क्या। उधारी क्या, आहा, क्या बात है। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या, उधारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए मुझे लगता है। बहुत ही खूबसूरत। अमीर खुसरो के हवाले से अभी आपने खुसरो का जिक्र किया, कबीर का जिक्र किया। आज हिंदी दिवस से एक दिलचस्प बात जो आपके साथ मैं यहाँ पर साझा करना चाहूँगी, खुसरो ही पहले ऐसे रचनाकार रहे जिन्होंने हिंदी की पहली कविता लिखी। जो पहली कविता लिखी गई वो आमिर खुसरो ने लिखी थी हिंदी के लिए। और खड़ी बोली की थी, जो गज़ल मैंने आपको सुनाई वो खड़ी बोली की थी। उसमें एक मिसरा हिंदी का था और एक खड़ी बोली का था। जी, आलोक जी, आपका शुमार उन शख्सियतों में है होने लगा है जो फिल्म में इल्म यानी कि साहित्य और इल्म में फिल्म की शख्सियत से लोग आपको देख रहे हैं और ऐसे समझ पा रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं सवाल समझना चाहता हूँ। मैंने ये पूछा कि आप ऐसी शख्सियत हैं जो फिल्म में इल्म और इल्म में फिल्म। अच्छा, आप इस तरह से काम कर रहे हैं। इतना खूबसूरत सवाल था, बड़ी देर में समझ में आया। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे साथ। जैसा कि मैंने कहा, मुझे जो मैं अपने जीवन में समझता हूँ कि मुझे क्या मिला, तो मुझे विरासत में सोहबतें बहुत अच्छी मिली। मेरे अजदाद जो हैं, मेरे बुज़ुर्ग जो हैं, उसमें माहौल की हम बात कर चुके हैं। तो माहौल ऐसा रहा और फिल्म और इल्म जिसमें मैंने काम किए, तो मेरे साथ चीज़ों में बहुत मुश्किलात इसलिए नहीं आई कि मेरी, जैसे अभी अपने अमीर खुसरो की गज़ल सुनी जो मैंने जो उनको खराज अक़ीद दिया, ये फिल्म का हिस्सा बन गई। उस्ताद राशिद खान साहब ने और रेखा भारद्वाज जी ने इसको गाया है। और एक फ़िल्म जो के मैनन साहब की और रायमा सेन और मंदिरा बेदी की फ़िल्म थी। मेरे एक मित्र हैं कुशल श्रीवास्तव, उनकी फ़िल्म थी वोट का डायरी। तो ये सीधे आमीन से ऐसी की ऐसी ही ले ली गई। या जगजीत जी ने जो गज़लें गाईं, या पंकज जी ने जो गज़लें गाईं, शुभा मुदगल जी के साथ मैंने बहुत काम किया, उन्होंने जो भी गाया वो सारा का सारा वो था जो मेरी किताबों का हिस्सा था। तो मेरे लिए दोनों चीज़ें, फ़िल्म और इल्म, बहुत अलग नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे धुन दी है, किसी फिल्म डायरेक्टर ने या म्यूज़िक डायरेक्टर ने, और फिर मैंने उस पर गाना लिखा, ऐसा कम हुआ मेरे साथ। मेरे साथ ज़्यादातर ये हुआ कि मेरे अपने कलाम को ही या तो फिल्म का हिस्सा बनाया गया या एल्बम में रिकॉर्ड हुआ। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा, अब तक तो नहीं रहा। रहमान सर के साथ जो रहमान सर ने फिल्म प्रेजेंट की अटकन चटकन, उसमें भी उन्होंने ड्रमर हैं शिवमणि, काफ़ी फेमस ड्रमर हैं, उनका डेब्यू म्यूज़िक में था। तो वो उन्होंने भी मुझे लिबर्टी दी कि आप पहले पोएम लिखिएगा अपने हिसाब से, फिर हम उसे कंपोज करेंगे। तो अब तक तो टचवुड ये रहा है कि वो टाटा 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 लिखना नहीं पड़ा है। हाँ, लेकिन जो लिखा है वो गया है। जी, आपकी रचनाएं, आपकी कविताएं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कंठ से तो झरती ही रही हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में हम सब ने देखा होगा, मुझे लगता है आप सब ने भी देखा होगा, सुना होगा, आशुतोष राणा जी ने आप
आपने जो शिव तांडव स्तोत्र का जो आपने हिंदी अनुवाद किया है, इसे अपनी आवाज़ दी और ये बहुत वायरल हुआ। इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक पे जितने भी सोशल मीडिया है हम सब ने देखा सुना है। इसके पीछे की क्या पूरी कहानी रही, ये सब कैसे संभव हो पाया? क्योंकि कहते हैं कि रावण जो शिव का बहुत बड़ा भक्त थे, मैं कहना चाहूँगी, उन्होंने शिव जी के लिए शिव तांडव स्तोत्र लिखा और उसके बाद आपने इसका हिंदी अनुवाद किया। बहुत कठिन रहा या क्या अनुभव रहा, क्या बताना चाहेंगे? आप रावण के बाद सीधे मुझ पर आ रही हैं। उसके इतना बड़ा ज्ञानी मुझे नहीं लगता कि शायद पूरे विश्व भर में कोई रहा होगा। इसकी एक रोचक, मुझे चूंकि कहीं खुर्शीद भाई दिख नहीं रहे हैं, खुर्शीद भाई के ये स्टिल इंस्ट्रक्शंस थे कि हम लोग थोड़ी सी बातें करते रहें और उन बातों के बीच में कुछ सुनाता भी आपसे रहूं। तो इसका एक बड़ा अच्छा किस्सा है, आप सर ज़रूर सुने। ये शिव तांडव स्तोत्र जो है, इसका भावानुवाद मैंने अभी किया है, तो काफ़ी वायरल हुआ। पहले तो 2-4 उसके स्तोत्र किए थे, अब पूरे 17 कर लिए। तो ये किस्सा यूँ शुरू हुआ था प्रेरणा जी कि हम लोग सब कोविड में थे, लॉकडाउन में थे। मैंने एक गज़ल कही जो विशुद्ध हिंदी की गज़ल थी, जिसको हिंदी के शब्द जिसमें हिंदी के थे। तो पहले वो गज़ल सुन लें आप। वो इस वक्त के जो हमारा पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर वो एक गज़ल है। तो उसके बाद फिर ये शिव तांडव की कहानी शुरू होती उस गज़ल से। तो वो गज़ल यूँ है कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। जो दिख रहा है सामने, हमारे जो सीनियर हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, वो अक्सर एक बात कहते हैं कि गज़ल जो है वो इशारे का आर्ट है। गज़ल में बहुत नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो एक इशारे हैं इसमें, इस वक्त की जो मौजूदा हालात हाजिर कहिए और हालात सियासत कहिए। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। शुक्रिया। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। क्या बात है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। मध्य प्रदेश में सुना पा रहे हैं? हाँ, मैं सब जगह सुना रहा हूँ। मैं अरे क्या बात करते हैं आप सर, हम दुष्यंत के और नागार्जुन के और फैज़ अहमद फैज़ के वंशज हैं। जी, मैं सगुण सुनाऊंगा आपको, निर्गुण भी सुनाऊंगा। अभी देखिए ना, अरे देवादिदेव महादेव की स्तुति सुनाता हूं मैं अभी आपको, रुकिए। इजाजत है? उनसे आज्ञा ले लीजिए, नहीं तो वो फिर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हमारे लिए बड़े आदरणीय होते हैं इस तरह की जो शख्सियत होती हैं। ये दुबई और अमेरिका से लेकर और भोपाल और पटना तक सब जगह मिलते हैं। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। क्या बात है। विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन। है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहां कुपात्र है वही सुपात्र है। पहुंचे आप? है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहां कुपात्र है वही सुपात्र है। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। असत्य सात और सत्य एक मात्र है। क्या बात है। असत्य सात और सत्य एक मात्र है। और ये मेरे तारुफ का शेर है कि कहीं कबीर सूर की, कहीं नजीर की। कहीं कबीर सूर की,
कहीं नजीर की परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। बहुत क्या बात। कहीं कबीर सूर की, कहीं नजीर की परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। तो ये आपके सवाल के जवाब में इसकी रूपरेखा ये थी। करीब 6 महीने बाद उनका फ़ोन आया आशुतोष भाई का कि आलोक, मेरे मन में बड़े दिन से एक विचार चल रहा है और उस विचार का जो उस कॉन्सेप्ट का जो उत्तर है वो आपके नाम में निहित है। उस विचार की जो प्रेरणा है वो भी आशुतोष राणा है, आशुतोष है, और जो प्रताप है वो भी आशुतोष का है। तो प्रेरणा प्रताप यहाँ बैठी हैं, ये बहुत मेहनत कर रही हैं। आप इनके लिए पहले एक बार जोरदार तालियां जो हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपने बनाए हैं, तो बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा कि ये शिव तांडव स्तोत्र जो है संस्कृत में, तो मेरे पसीने छूट गए सुनते ही। मैंने कहा ये संस्कृत में पढ़ा नहीं जाता है, इसको कब समझना है और कैसे समझेंगे, कैसे। हालांकि जिनका आपने जिक्र किया, ज्योति ने जिक्र किया था तारुफ में, मैं एक जामी का फ़ारसी का अनुवाद कर चुका था। जो ट्रैवलर एल्बम आई थी अनुष्का शंकर और पंडित रविशंकर जी की बिटिया जो हैं, उनके साथ एक एल्बम आई थी, तो उसमें उन्होंने एक छोटा सा काव्य अनुवाद मुझसे करवाया था जो जामी का था, फ़ारसी का था। लेकिन मैंने फिर वो जामिया में जाकर उसका पहले हिंदी समझा कि ये क्या कह रहे हैं वो, फिर उसके बाद वो कुछ मिसरे कहे थे जो गीत की शक्ल में उस एल्बम में थे, जो ग्रैमी में नॉमिनेट हुआ था। तो मैंने ये कहा कि ये तो समझना भी मुश्किल है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पाविवस्थले गले वलंब लाम्बिकाम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमट। तो मैंने कहा सर ये तो बड़ा मुश्किल है। अब करीब 12-15 रोज़ गुजर गए, 2 हफ्ते गुजर गए, और 2 हफ्ते बाद उनका फिर फ़ोन आया। उन्होंने कहा आलोक वो हुआ? तो मुझे याद है कि मैंने उनसे झूठ बोल दिया। मैंने कहा जी हाँ हो गया। और मैंने घर में कहा यार मैंने झूठ बोल दिया इनसे, और हुआ तो कुछ है नहीं, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। और उस वक्त मैं करीब 8 बजे रात को बैठा और मैंने सर सत्यनारायण जी वो लिखना शुरू किया। और ये देवादिदेव महादेव की, ऊपर वाले की कृपा थी कि फिर वो होता चला गया। तो जो 4-5 जो रिलीज़ हो चुके हैं, हालांकि मैं आशुतोष राणा जी की तरह तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। और वो यूँ है कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिव। मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, इतनी बखीली ताली में ये गवारा नहीं। इसके ये 4-5 स्तोत्र थे। अब इसके पूरे 17 स्तोत्र हमने पिछले दिनों कैलाश खेर जो हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं उनके स्टूडियो में हमने ये पूरा रिकॉर्ड किया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये रिलीज़ होगा इसका वीडियो ऑडियो। क्या बात है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आखिर में एक सवाल आपसे, जिसमें 2 सवाल निहित हैं। आपके सफ़र की अगर मैं बात करूं तो विदिशा जो आपका घर है, विदिशा से मुंबई, मुंबई से वापस विदिशा लौटना, वापस विदिशा से दिल्ली तक का सफ़र रुख, तो और वापस अब दिल्ली और मुंबई आप दोनों ही जगह संतुलन बना रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे इस सफ़र के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम मुकम्मल तैयारी के साथ करना चाहिए। ख्वाब था लिरिसिस्ट बनने का, राइटर बनने का, लिखने का, लेकिन कुछ रास्ता गलत अख्तियार कर लिया, कुछ जल्दी चले गए वहाँ पर, बग़ैर तैयारी के चले गए। तो मेरे नौजवान दोस्त जब भी मुझसे पूछते हैं तो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि जो काम करो मुकम्मल तैयारी के साथ करो। रियलाइज़ हुआ कि कुछ कमियाँ हैं, कुछ चीज़ें सीख कर अगर आऊँगा तो ज़्यादा मजबूती से काम कर पाऊँगा। और चूँकि उसके बाद वापस आकर एक सहाफ़त के पेशे में आया, जर्नलिज़्म शुरू किया, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद अब जब दोबारा जाता हूँ तो बहुत प्यार पाता हूँ, ये कहूँगा।
इज्जत तो नहीं, क्योंकि उसकी उम्र नहीं है अभी, लेकिन हाँ बहुत मोहब्बत मिलती है। तो ये जो टर्न एंड ट्विस्ट हैं, ये कुछ इमेच्योर डिसीजंस होते हैं आपकी लाइफ में, जो कभी कभी आप ले लेते हैं अति उत्साह में, खुशफहमी में ले लेते हैं। तो मैं नौजवान दोस्तों से यही कहूँगा कि जब भी कोई फैसला लें तो मुकम्मल तैयारी के साथ लें। अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो सोच कर जाएं कि वहाँ के लिए आपके पास असलाह बारूद पूरा होना चाहिए। जब आप जाकर उस सरहद पर खड़े हों, क्योंकि सामने से जो फायरिंग होती है आपके लिए काम की, वो कभी कभी बहुत, अगर आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है तो वो फिर दिक्कत देती है। तो इस वजह से ये सब टर्न एंड ट्विस्ट हुए। तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी ये जो गुफ्तगू रही अभी तक, और हमारे